हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 7 और इसके पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 तक करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। ऑप्शन ए है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, बी है विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है, सी है विकास व्यक्तियों में समान दर से होता है, डी है प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी। जब विकास शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो आप समझ जाइए विकास जो है वो शीर्ष से पैर की ओर होगा। और यहाँ पर है शीर्ष और यहाँ पर है सिर, तो आप इसे भी जोड़ करके आंसर दे सकते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत को सिफोलो काउडल के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। और जब बात की जाए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है तो ये समीपो दूरस्थ के सिद्धांत में आता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक नीतियाँ, बी है शैक्षिक संस्थाएं, सी है जैविक परिपक्वता, डी है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक परिपक्वता। सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, सांस्कृतिक वातावरण, ये सब विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण कारक है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर बात ये की जा रही है आनुवांशिक कारक जो विकास को प्रभावित करता है तो जैविक परिपक्वता होगा। और यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ आनुवांशिक बोला है तो इसलिए आप जैविक परिपक्वता को ही लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदीगामक अवस्था का जो एज होता है 0 से 2 वर्ष, पूरे संक्रियात्मक अवस्था का एज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज 11 से 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती हैं, उन्हें संकेत देती हैं और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती हैं ताकि वह की गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पार, बी है अनुरूपक, सी है परिपक्वता, डी है सामाजिककरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पार। और पार को ढांचा भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो जब कोई विद्यार्थी है वो सवालों को हल करने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो अध्यापिका उसे मदद करती हैं, वो पार कहलाता है। और लेवाइगोस्की ने इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए है किताबें, बी है सिनेमा, सी है माता पिता का कार्यस्थल, डी है परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। माता पिता का कार्यस्थल देख करके बहुत लोग इसे ही सही मानेंगे, परंतु ये सही नहीं होगा क्योंकि माता पिता के वर्क प्लेस के बारे में यहाँ बात की जा रही है, कार्यस्थल के बारे में जहाँ पे माता पिता काम कर रहे हैं। तो वो माता पिता का सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था नहीं होगी मेरे दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे अगर माता पिता ही दिया होता तो ये सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था होती। यहाँ पे कार्यस्थल दिया है इसीलिए ये सामाजिककरण की संस्था नहीं होगी। किताबें, सिनेमा, माता पिता का कार्यस्थल, ये सब सामाजिककरण की द्वितीय संस्था में आएगी। परिवार, माता पिता, पास पड़ोस, ये सब सामाजिककरण की प्राथमिक संस्था में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के संबंधित किस विषय की जांच की थी। ऑप्शन ए है प्रशंसों का संयोगों पर प्रभाव, तो ये नहीं है। बी है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी नहीं होगा। डी है संवेगात्मक विकास का क्रम, तो संयोगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सब पियाजे ने दिया था तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक तर्क का विकास। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बारे में नैतिक तर्क के विकास सिद्धांत को दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों, विचारों का संयोजन, व्यवस्थितकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थितकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है असंतुलनकरण, बी है संकल्पना, सी है संगठन, डी है मिथ्या धारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगठन। तो जब बात की जाए व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थितकरण, पुनर्संयोजन, फिर व्यवस्थितकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाया जाए तो वो संगठन कहलाएगा। असंतुलनकरण, संकल्पना, मिथ्या धारण, समावेशन, समायोजन, ये सब स्कीमा के अंतर्गत आता है। 8वां प्रश्न है, भाषा और विचार। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है भाषा और विचार के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, बी है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं या फिर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए बी गलत होगा। सी है किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, तो प्रभावित करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर है नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। डी है एक स्थिर एक रूप तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा, भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन ए है निष्क्रिय नकल, तो निष्क्रिय नकल को बढ़ावा नहीं देना है, बी है कंठस्थ स्मरण, बच्चों को याद नहीं करा सकते हैं, डी है उच्च प्रतिस्पर्धा, तो बच्चों में कंपटीशन की भावना भी नहीं उत्पन्न करवा सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान निर्माण। तो एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में जो पहलू को बढ़ावा देना चाहती हैं वो ज्ञान निर्माण में बढ़ावा देना चाहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है पुरस्कार और दंड, तो पुरस्कार और दंड ये सब जो है निगेटिव टैग होते हैं, बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं दे सकते हैं। सी है समान योग्यता समूह निर्माण, तो ये भी नहीं होगा। डी है अग्रिम आयोजक, ये भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उपकरण। तो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा बच्चे जो है चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लेवाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 वर्ष। लगभग 4 वर्ष की उम्र में बच्चों को ये समझ में आ जाता है कौन पुरुष है कौन महिला है। अगर आप अपने घर में ही देखें, छोटे बच्चे होंगे और वो 4 वर्ष से ऊपर हो तो उन्हें आप लड़कियों के कपड़े दीजिए पहनने को, तो वो बोलेंगे कि ये लड़कियों के कपड़े हैं, मैं नहीं पहनूंगा। तो उन्हें जेंडर की भूमिका इस उम्र में समझ में आने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो ऑप्शन ए है विविधता प्रतिग्रहण को पोषित करे, बी है रूढ़िवादों और नामकरणों को बढ़ावा दे, तो जहां रूढ़िवादों नामकरण की बात की जाए और निगेटिव टैग वर्ड होता है वो गलत होगा। सी है योग्यता के बारे में सत्य धारण को पोषित करें, ये भी गलत होगा। डी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे, यहाँ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात की जा रही है इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा, विविधता प्रतिग्रहण को पोषित करे। अध्यापक को अपने कक्षा में ऐसा ही वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? ऑप्शन ए है A+B का सूत्र क्या है, बी है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, सी है हम किस तरह से भविष्य में संकट को टाल सकते हैं, डी है बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम किस तरह से भविष्य में संकट को टाल सकते हैं। ऐसे सवाल विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। A+B का सूत्र पूछना, तो जहाँ पर ऐसे आंसर हो जिसका एक ही आंसर हो, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। बी में है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें भी एक ही आंसर है इसलिए भी गलत होगा। बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसमें भी एक ही आंसर आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, बी है मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, तो ये गलत होगा, यहाँ पे आधा पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। सी है सत्र के अंत में मूल्यांकन करें, तो सत्र के अंत में मूल्यांकन करना मेरे दोस्तों ये भी सही नहीं है। ये सब प्राथमिक
स्तर पर नहीं करवा सकते हैं। डी है सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, तो शुरू में भी नहीं कर सकते मूल्यांकन, ये भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं वैसे विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो अगर वो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं तो उन्हें अलग संकाय में पढ़ाएं, ये गलत होगा। बी है उन्हें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। सी है उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, यहाँ है अनदेखा, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, तो विद्यालय के पश्चात ट्यूशन लेना ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्हें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणज वैफल्य से जुड़ने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। ऑप्शन ए है गणित, बी है गायन, सी है दौड़, डी है चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गणित। तो यहाँ पर गुणज वैफल्य, गुणज से ही समझ जाइए कि गणित के बारे में बात की जा रही है, और गुणज वैफल्य को डिसकैलकुलिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समर्थन में बाधक बन जाता है। ऑप्शन ए है ब्रेल किताबें, बी है स्पर्शनीय मानचित्र, सी है लिपिक की मदद लेना, डी है लिखित परीक्षाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिखित परीक्षाएं, क्योंकि वो विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें आप लिखवाएं, ये सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो विद्यार्थियों के लिए बाधक बन सकता है। ब्रेल लिपि, स्पर्शनीय मानचित्र, लिपि की मदद लेना, ये सब विद्यार्थियों के लिए समर्थक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। ऑप्शन ए है पुनरावृत्ति व्यवहार, बी है संज्ञानात्मक नव्यता, सी है उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, डी है दिनचर्या में बराबर बदलाव की चाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनरावृत्ति व्यवहार। तो जिन विद्यार्थियों में स्वलीनता विकार होता है ऐसे विद्यार्थियों के व्यवहार रुचियों में पुनरावृत्ति होने लगती है, और स्वलीनता विकार एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक और संचार कौशल के संबंध में मस्तिष्क के समान विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशमा 3 साल की उम्र में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। ऑप्शन ए है स्वलीनता, बी है प्रतिभाशाली, सी है पठन अधिगम, डी है मानसिक विकलांगता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेखा जो है वो 3 साल की उम्र में ही स्वतंत्र रूप से सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी और सारी किताबें पढ़ भी ली, तो वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता दिखा रही है। रेखा को स्वलीनता जैसे कोई विकार नहीं है, पठन अधिगम जैसे भी कोई विकार नहीं है, और ना ही मानसिक विकलांगता है, वो तो एक प्रतिभाशाली बच्ची है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे सबसे बेहतर डॉट द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए है खोजी अधिगम, बी है पुनरावृत्ति और अभ्यास, सी है निष्क्रिय अधिगम, डी है कंठस्थ स्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खोजी अधिगम। बच्चे सबसे बेहतर खोजी अधिगम द्वारा सीखते हैं, पुनरावृत्ति और अभ्यास द्वारा नहीं होगा, निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, ना ही कंठस्थ स्मरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। ऑप्शन ए है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, अति अमूर्त नहीं, ऐसे क्रियाकलाप करना चाहिए जिसमें मूर्त हो, अमूर्त नहीं, जो वस्तुओं को देख करके समझ जाएं। बी है जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, सी है जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, यहाँ पर है गैर और अन्य देशी, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है जिनका उद्देश्य सिर्फ पूरे ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ है, मात्र है, तो ऐसे वर्ड भी जहाँ आए मेरे दोस्तों वो समझिए गलत है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक अध्यापिका को जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो ऐसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, यहाँ पर है न्यूनतम, इसलिए गलत होगा। बी है विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, यहाँ विकर्षणों की अधिकतम की बात की जा रही है, इसलिए भी गलत होगा। सी है व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाधान जल्दी मिलेगा और जो प्रभावी और कुशलता से खोजने में अति उत्तम रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। ऑप्शन ए है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है, यहाँ पर है कोई भूमिका नहीं निभाती इसीलिए गलत हो जाएगा, जबकि भूमिका निभाती है। बी है पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती है, तो अतार्किक और अविवेकी भी पूरी तरीके से नहीं हो सकती है। डी है अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए, यहाँ पर है अनदेखी इसीलिए गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत ज्ञान को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम, तो अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, प्रश्न यही पूछ रहा है। ए है संयोगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, बी है संयोगों से प्रभावित नहीं होता है, यहाँ पर है नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। सी है सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, यहाँ पर है कभी कभार इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है सामाजिक संदर्भ से कभी कभी प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम संयोगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सम प्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर सम प्रत्यय की समझ विद्यार्थियों में उत्पन्न करवाना है तो विद्यार्थियों में आप रुचि, आप उनको अवसर दें, उन्हें प्रेरित करें, तो बिल्कुल सही है। अभिकथन आर कहता है अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारथ उन्मुखी हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। ऑप्शन ए है वातावरण के स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, बी है स्व अभिप्रेरित अधिगम, सी है जानने और खोज करने की चाह, डी है कठोर अनम्य पाठ्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। वातावरण के स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया नहीं बनेगा, स्व अभिप्रेरित अधिगम नहीं बनेगा, जानने और खोज करने की चाह नहीं बनेगा, बल्कि ए विद्यार्थियों की सहायता करेगा। डी जो है वही बाधक बनेगा, और जब भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप बाधक का विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अवगत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्मृतिकरण, बी है समायोजन, सी है परसंज्ञान, डी है विलंबित नकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परसंज्ञान। जब विद्यार्थी अपनी स्मृति, ध्यान, समझ जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हैं तो उनमें परसंज्ञान की क्षमता उत्पन्न होती है। स्मृतिकरण, समायोजन, ना ही विलंबित नकल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, तो केवल सीखी गई सामग्री नहीं होगा। अभिकथन आर कहता है स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है, ना ही रचनात्मक और ना ही निर्वचनात्मक होती है, तो ये कथन भी गलत होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।